हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम इसी सीरीज में अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है हमारा शक और कुषाण। शक और कुषाण कौन थे, ये कैसे भारत में आए, इनका क्या अस्तित्व भारत में रहा और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, सारा कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो इशू है, उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे ये जो वीडियो के पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं जी हम आज की अपनी वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि जो शक थे वो भारत में कैसे आए और कौन थे, क्या उनका रोल रहा भारत की हिस्ट्री में, वो सारा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, यूनानी के बाद शक आए। सबसे पहले हमने जो पहली वीडियो देखी थी उसमें बताया था हमने कि धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होने लगा था और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के बाद कई नए वंश सामने आने लगे थे जो अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे थे। लेकिन शक्ति का विस्तार करते करते उनका भी पतन एक दिन निश्चित जरूर था, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती है उसी प्रकार लोग आते हैं, अपने वंश की स्थापना करते हैं, जिसमें से एक शक भी यूनानी के बाद आने वाले लोग थे जो भारत में बसे। जो शकों की 5 शाखाएं थी, इन शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के भागों में थी, क्योंकि पहले इंडिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक पार्ट हुआ करता था। तो ये इनकी 5 शाखाएं थी शकों की। तो ये कहाँ बसी हुई थी, किन भागों में फैली हुई थी? एक तो भारत वाले भाग में फैली हुई थी और भारत की बाउंड्री के साथ टच करने वाले अफगानिस्तान के एरिया में ये फैली हुई थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब में थी, तीसरी शाखा हमारी मथुरा में मिलती है, चौथी भारत के पश्चिम भारत एवं पांचवी ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित करता है। मतलब हम यहाँ से इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि जो शकों की शाखाएं थी वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह से भारत में फैली हुई थी। पूरे भारत पर इनका कब्जा था, प्रभुत्व इनका पूरे इंडिया पर था, जिसमें से प्रथम शक राजा मो था। जो इनका प्रथम राजा था वो मो था। कितना इंटरेस्टिंग सा नाम है। आगे देखते हैं जी हम। जो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यहाँ पर भी काफी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कई इतिहासकारों का इसके पीछे अलग अलग सोच, अलग अलग मत है। कोई कहता है ये मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है कि जो वंश थे उनका पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था, तो जो व्यक्ति बच गए थे उनको शक कहा जाता है। मतलब काफी इतिहासकारों के इनके अलग अलग मत हैं, लेकिन लुसेंट में ये लिखा हुआ है कि जो शक थे मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत में आए। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग सिर्फ चारागाह यानी कि जो हमारा घास है पशुओं के लिए, उसकी खोज में भारत आए थे। ठीक है जी। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि चाहे कोई मसालों की खोज में भारत में आया, ठीक है जी, चाहे वो चारागाहों की खोज में भारत में आया, और जो भारत
एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जैसे तक्षशिला एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, शिक्षा के पर्पज से भारत में आया, लेकिन वो भारत में सिर्फ एक छोटे से पर्टिकुलर अपनी सोच के लिए, अपनी नीड के लिए भारत में आए और वो भारत पर धीरे धीरे राज करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत विडंबना की बात है कि कोई भारत में आता है और वो यहाँ की स्थितियां परिस्थितियां देखता है और यहाँ पर बस जाता है, अपने नए वंश की स्थापना कर लेता है। तो इनको पराजित करने के बाद, शकों के राजा को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। यहाँ से मतलब निकलता है कि जब शकों का एंड होने वाला था, उनको पराजित कर दिया था, तो वहां से एक नया संवत यानी कि एक नया वंश निकल कर आता है विक्रम संवत के नाम से, जो प्रचलित हुआ था। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि थी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे फेमस और लोकप्रिय जो उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी, वो आपकी विक्रमादित्य उपाधि थी, जिसकी संख्या भारत इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इतनी फेमस जो है हमारी उपाधि हुआ करती थी, और ये जो भारतीय हिस्ट्री थी, इंडिया हिस्ट्री में ये 14 तक पहुंच गई थी। 14 से यहाँ मतलब है कि ये 14 लोगों ने धारण की थी। इतनी फेमस उपाधि को 14 व्यक्तियों ने धारण किया था। आई होप यहाँ तक के आपको कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जो गुप्त वंश का सम्राट था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, वो सबसे विख्यात, सबसे फेमस विक्रमादित्य था। ठीक है जी। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। अब ये लोग कौन थे? शक थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे? सिर्फ चारागाहों यानी चारे की खोज में भारत में आए और इन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित करी। जो इनकी 5 फेमस शाखाएं थी उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में, और अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी शाखाएं फेमस करी और उसके बाद लंबे अरसे तक भारत में शासन किया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मामूली से व्यक्ति भारत में सिर्फ एक घास को सोचकर चारागाहों की सोच लेकर आते हैं और वो इंडिया पर राज करते हैं। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह पश्चिम भारत शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अब जो गुजरात में व्यापार चल रहा था, तो ये कहाँ तक? ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक काफी फेमस शाखा इनकी फैली हुई थी और इन्होंने भारी संख्या में सिक्के, कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो हमारे शक थे। कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रमन प्रथम था। जो इनका फर्स्ट शासन था, जो फर्स्ट इनका राजा था वो था मऊ, और उसके बाद इनका जो प्रतापी राजा था रुद्रमन प्रथम, जो सबसे फेमस हुआ, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। गुजरात का ये भाग था, इधर वाला भाग, इसमें ये बहुत ज्यादा फेमस राजा माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसने काठियावाड़ की अर्ध सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी, उसको दोबारा, मतलब ये थोड़ा अजीब वर्ड है, समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। जो मतलब जो मौर्यों ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, इसने उसको आगे फर्दर इसका निर्माण कराया था, अच्छी तरह से उसकी मरम्मत कराई थी। ठीक है जी। रुद्रमन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रेमी माना जाता था। जो एक लैंग्वेज उस टाइम पर ज्यादा प्रचलित थी वो संस्कृत थी, और उसमें ये सबसे बड़ा प्रेमी माना जाता था। रुद्रमन ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जो
गिरनार अभिलेख जारी किया था। संस्कृत भाषा में सबसे पहले अगर अभिलेख माना जाता है तो वो रुद्रमन का माना जाता है, जो सबसे लंबा अभिलेख था। और कौन सी लैंग्वेज में था? संस्कृति में था। और गिरनार अभिलेख वो था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे, क्योंकि प्राकृतिक भाषा को नॉर्मल व्यक्ति, आम पब्लिक समझ लेती थी, तो प्राकृतिक भाषा का ज्यादा यूज होता था। लेकिन जो रुद्रमन था वो संस्कृति से ज्यादा लगाव रखता था, तो इसने अपने अभिलेख इसमें लिखवाए थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रपत कहते थे, मतलब ज्यादा जो है शक्तिशाली अपने आप को मानते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम। अभी तक हमने शकु के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार भारत में आए, कहाँ से भारत में आए और उन्होंने भारत में रहकर किस प्रकार की गतिविधियां करी, क्या उन्होंने व्यापार किया, किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे, वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है कुषाण। अब देखते हैं जो कुषाण है वो इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल प्ले करते हैं और कहाँ से आते हैं, क्या गतिविधियां वो भारत में रहकर करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। कुषाण यूची एवं तोरखी भी कहलाते थे। कुषाणों को यदि यूची या तोरखी भी कहा जाए तो कोई इसमें वो नहीं होगा कि इनका नाम एक कुषाण की फॉर्म में भी आ जाता है और इसके फॉर्म में भी आ जाता है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। जो यूची नामक एक किला था वो 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। मतलब 5 कुलों में ये बटा हुआ था और उसमें से एक कुल का नाम क्या था? कुषाण था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कनफेरस था, जो इसका संस्थापक था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। यहाँ से एक ट्रिक बन जाती है, जो कुषाण वंश था, ठीक है जी, उसका सबसे प्रतापी जो फेमस राजा था वो कनिष्क था। क से कुषाण और क से कनिष्क आपको याद रहेगा। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। मतलब इसने 2 राजधानियां अपनी बना रखी थी, एक तो ये थी पेशावर थी, एक मथुरा थी। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चला था, जिसे शक संवत कहा जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आ जाता है कि इसने गद्दी पर बैठते ही एक संवत चलाया था, शक संवत जिसको कहा जाता है, और भारत सरकार ने भी इसको यूज किया था, प्रयोग में लाया था। बौद्ध धर्म की जो 4th बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडनवल कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है जी, इसके टाइम पीरियड में ये बौद्ध धर्म की 4th जो बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी के टाइम पे हुई थी, कनिष्क के, वो भी याद रखना है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, क्योंकि उस टाइम पर बौद्ध धर्म जैन धर्म 2 फेमस धर्म थे, तो ये सभी इनका जो अशोक था, कनिष्क था या अदर जितने भी शासक हुए हैं वो किसी न किसी धर्म से, दोनों में से किसी न किसी धर्म से प्रभावित थे, उनके अनुयायी थे। अब नोट देख लेते हैं। चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को हराया था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि जो कनिष्क एक सबसे प्रतापी, सबसे फेमस हमारा शासक रहा है, तो उसको हराने वाला कौन था? जो चीनी जनरल पेन चुआ ने इसको हराया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, तो देखते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। मतलब इन्होंने, कुषाणों ने जो है
क्या स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है जी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, ये आपका नोट है। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। अब यहाँ से दो फैक्ट निकल कर आते हैं। एक तो इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे, दूसरा इन्होंने सोने के सिक्के ज्यादा जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। ये बुक भी पूछ ली जाती है काफी बार। तो इसकी रचना किसने की थी? चरक ने की थी। ठीक है जी। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष कोश कहलाया जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो ये चरक संहिता है आज भी ये बड़ी उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि जो मेडिकल से जुड़ी लाइन है, ठीक है जी, मेडिकल से जुड़ी बातें हैं, आज भी इसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है। मतलब इससे हमें आज वर्तमान में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम। महाविभाषसूत्र के रचनाकार विश्वामित्र हुए हैं। ये रचनाएं और पुस्तकें आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना कनिष्क के राजकवि अश्व घोष ने की थी। जो बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो कनिष्क के जो राजकवि थे उनके दरबार में अश्व घोष थे, उन्होंने की थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागा अर्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे, मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, जिसमें नागार्जुन को सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, मतलब जो मैथ से रिलेटेड जो बुक है या साइंस से रिलेटेड बुक है उसको इसने लिखा था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ये जो कुषाण राजा देव पुत्र कहलाते थे, यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार एवं मथुरा शैली का विकास कृष्ण के शासनकाल में हुआ था। जो गंधार शैली एक फेमस शैली मानी जाती है और एक मथुरा शैली बहुत ज्यादा फेमस शैली मानी जाती है। तो इनका विकास भी, इनको जो डेवलप करने का कार्य था, तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। अब रेशम मार्ग था जो वो चाइना से होता हुआ, मतलब ये चाइना की तरफ था, चाइना बीच में था, तो इस पर जिसका कंट्रोल था वो थे कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। वास्तुकला का भी एक जो क्षेत्र था उसमें भी काफी विस्तार होता है, प्रचार प्रसार होता है। किसके शासनकाल में? कुषाण काल में, यानी कनिष्क के शासनकाल में। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण होता है। अभी तक बौद्ध धर्म में ये था, जितनों ने भी बौद्ध धर्म का पुस्तकें लिखी, रचनाएं की, उसमें ये था कि बुद्ध को बैठी हुई स्थिति में दिखाया गया है, बैठी हुई प्रतिमा में दिखाया गया है। लेकिन जो कुषाण वंश था कनिष्क के, तो उसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा के बारे में बताया हुआ है, उसका निर्माण किया था। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंचे। और ग्रुप डी के एग्जाम में हिस्ट्री से आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज आप इसको जरूर मतलब रिवीजन करते रहें। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि अच्छे से आपकी रिवीजन हो सके। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।